अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, हमारे ये सेशंस करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोगों को जो है वो डेली जो है वो स्टॉक मार्केट से जो है वो अपडेटेड रखें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किएगा। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस किएगा ताकि आप लोग जो है वो हमारी डेली जो वीडियोस आती हैं उससे नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज जो है गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और जो है वो काफ़ी जो है वो हमारे दफ़ा जो है यूट्यूब चैनल पे जो है वो विजिट कर चुके हैं। हमने उनको इनवाइट किया है। आज जो है फैसल शाजी साहब मौजूद है हमारे साथ। ही इज कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। और आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर, सबसे पहले हम आज की स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। जैसे कि आज फ्राइडे था, लास्ट डे ट्रेडिंग डे था और नेक्स्ट वीक जैसे कि रोल ओवर वीक है। आज जो है वो हमने मार्केट में जो है वो बहुत सेलिंग देखी। यूजुअली हम देखते हैं कि फ्राइडे को जो है वो मार्केट में एक प्रेशर होता है। और तो आपको क्या लगता है, क्या ये हेल्दी करेक्शन है या ये जो प्रेशर था ये किसी न्यूज़ की वजह से था जो आज हमने जो है वो मार्केट में इतनी पैनिक देखा? थोड़ा सा इसमें ये है कि टेक्निकली भी जी जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे टेक्निकी एनालिस्ट हजरात हैं वो थोड़ा सा हम्म। इसमें ये देख रहे थे करेक्शन आ सकती है। आरएसआई जो है काफ़ी ऊपर है। और वैसे भी जो KC 100 का जो एक वो थोड़ा सा ऊपर है, तो इस वजह से एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये कि आप ये देख सकते हैं कि वीकेंड है और जो इस वक्त सियासी चीज़ें जन्म ले रही हैं और तरमीम के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, तो मार्केट उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि ये एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हम देखा वीकेंड भी। सर, हमने रिफाइनरीज का जो है वो आज रिजल्ट आया। रिजल्ट जो है वो जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया, काफी जो है वो खराब था रिजल्ट। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है? और इसके अलावा थोड़ा ATRL, अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी को थोड़ा ब्रीफ कर दिएगा। नहीं, रिजल्ट्स जो थे वो बिल्कुल इन लाइन थे। यही तवक्कुआत थी कि इनमें फर्स्ट क्वार्टर में लॉसेस आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पेट्रोल की और डीजल की कीमतें जो हैं वो कम की गई थी इस सितंबर तक के क्वार्टर में। और अब ये हम ये देखते हैं कि जो दिसंबर का क्वार्टर होगा यानी सेकेंड क्वार्टर, उसमें हम्म। हो सकता है कि ये वापस पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं वो ऊपर जाएं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होंगी। तो इसमें यह है कि थोड़े ये रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे सेकंड क्वार्टर के अंदर। ये है कि वैसे भी ये रिजल्ट्स इसलिए खराब एक्सपेक्टेड थे कि जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इन कंपनियों के वो $14 थे, यानी जून वगैरह में वो अब तकरीबन $10 पर टन के हिसाब से आ गए हैं। तो इस वजह से भी ये रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब एक्सपेक्टेड थे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जिस हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट होती हैं, तो अब एक्स रिफाइनरी प्राइस में इसको बेनिफिट नहीं मिल रहा रिफाइनिंग कंपनीज को। तो ये कि जाहिर बात है वो लॉस में बेचेंगी, तो ग्रॉस लॉसेस हमने देखे उस तौर पे। जो ये कोस्टल रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी हो या पाकिस्तान रिफाइनरी हो, तो ये है कि बाकी अटक रिफाइनरी के अंदर भी बहुत नॉमिनल सा एक नफ़ा था। यानी ग्रॉस मार्जिन जो पिछले साल 17 बिलियन था, इसी वक्त वो खाली 1.7 बिलियन था इस दफ़ा। और अगर फर्स्ट करें कि अदर इनकम इनको नहीं बचाते, तो ये है कि इनको भी तकरीबन लॉस ही हो जाता अटक रिफाइनरी को। तो ये हम्म। है कि वैसे हम देखें तो कोई जो रिफाइनिंग पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान में, रिफाइनरी पॉलिसी का जो है वो इंतज़ार भी हो रहा है। और काफ़ी जो ड्राफ्ट हैं जो हुकूमत की तरफ से हैं वो ये रिफाइनिंग कंपनीज जो हैं वो रिजेक्ट भी कर रही हैं। तो ये चूँकि पुराने प्रोसेसेस पे हैं रिफाइनरीज, तो ये है कि इनको परेशानी रहेगी, क्योंकि ये डीसल्फ्राइजेशन नहीं कर सके हैं, यूरो स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी जो मसनूआत हैं उनको नहीं कर सके हैं। हम्म। थोड़ा बहुत पाकिस्तान रिफाइनरी ने इस हवाले से काफ़ी पेशरफ की है। पाकिस्तान रिफाइनरी इनमें सबसे बेहतर रिफाइनरी है और इन्होंने आइसमराइजेशन से पेट्रोल भी बनाया है। तो कन्फिग्रेशन के हिसाब से, कैटलिस्ट के हिसाब से पाकिस्तान रिफाइनरी ने बड़ी मेहनत की पिछले 3-4 सालों में। सरकार में रहने के बावजूद भी ये रिफाइनरी जो है बेहतर है। बाकी जो दोनों दूसरी रिफाइनरीज हैं
जिसमें कि अटक रिफाइनरी को तो थोड़ा ये बेनिफिट मिलता है कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स उनकी पेरेंट कंपनी है, वहाँ से उनको क्रूड मिल जाता है, तो इस तरह उनका नफ़ा थोड़ा बहुत आ जाता है। बाकी कोस्टल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी जो है वो थोड़ा सा ये एक्स रिफाइनरी प्राइस की वजह से या हुकूमती पॉलिसी की वजह से लॉस में ही रहेगी। जी। सही सर। सुई नॉर्दर्न गैस एसएनजीपी के बारे में पूछना चाहूंगी कि इसकी कब तक जो है वो एक्सपेक्टेड है बोर्ड मीटिंग। देखें ये तो आप जानते हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का जो है मामला वो ओगरा के साथ होता है। इनके नताइज तो रेडी होते हैं, लेकिन ये कि ओगरा में स्टेक होल्डर्स में जो है वो एक पहले वो होता है, उसके बाद वो ये बात मानते हैं कि ये जो भी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में यूएफजी लॉसेस या रिकवरीज के हवाले से हमें पोजीशन दी है वो आया ठीक है कि नहीं है। तो ये है कि अनकरीब इनकी मीटिंग हो जाती है, नॉर्मली अक्टूबर में होती थी, ये जो हम पिछला तो देखते हैं पैटर्न। तो देखते हैं अभी कब इसका सारा मामला आता है। रो फूड जो है वो आज जो है वो अपर लॉक था। तो इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीजन है, और इसका क्या रिजल्ट अच्छा आया था इस वजह से था या कोई और रीजन है। फौजी फूड के क्वार्टरली नफ़े आना शुरू हो गए हैं, और जो बैलेंस शीट में लॉसेस हैं वो उस तरह नहीं है सूरत हाल। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और फौजी फूड जो है वो क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा सा प्रीमियम प्राइसिंग पे भी हैं बाज़ार के अंदर, और क्वालिटी अच्छी है, तो हम्म। उम्मीद की जाती है कि ये जो कंपनी है डेली ये अपना कुछ सूरत हाल को बना सकेगी आगे आने वाले सालों में। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फौजी फाउंडेशन ग्रुप की तरफ से। जो सबसे बड़ा मस्बत पहलू अब फौजी ग्रुप के अंदर है वो ये है कि ये जो मर्जर होगा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर फौजी बिन कासिम, तो फौजी बिन कासिम की वजह से तो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर जो है वो हम्म। फौजी फूड आ जाएगा। तो फौजी फूड के अंदर फिर ये है कि ये पैसे डाल सकेंगे, ये ग्रुप पैसे डाल सकेगा, तो मजीद इसमें अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम ये फौजी फूड की कारकर्दगी को बेहतर देखेंगे। नॉर्मली तौर पर ये देखा गया है कि जितनी भी ये डेयरी कंपनी होती हैं तो इनको ज़रा लंबा टाइम लगता है नफ़ा दिखाने में। तो इसमें यह है कि मैं सामीन को यही कहूँगा कि जो इनकी टॉप लाइन है, यानी जो सेल्स रेवेन्यू, उस पर फोकस करें, प्राइस टू सेल मल्टीपल पे देखें। जितनी भी फूड कंपनियां हैं बिलुमूस जितनी भी हैं और बिलखसूस फौजी फूड, को इसमें आप जो है वो क्वार्टर टू क्वार्टर इस सेल्स ग्रोथ में आप ग्रोथ देखेंगे। ये अहम चीज़ होगी और यही चीज़ कंपनी के लिए बेहतर होगी। हम्म। सही सर, थैंक यू सर। सर एयरलिंक का मैं पूछूंगी। एयरलिंक जो है जो है कल एक जो है वो मीटिंग थी, तो उसमें पता चला कि एयरलिंक 40% कैपेसिटी पे जो है वो इस वक्त चल रहा है, और चांसेस है कि 60% भी ये हो सकता है। तो आपका क्या व्यू है कि इन्वेस्टर्स को अभी एयरलिंक में फोकस करना चाहिए। जी हाँ, एयरलिंक जो है वो मुसलसल ग्रोथ में रहेगी तकरीबन। जैसे अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि 40% पे हम्म। एयरलिंक जो है वो ऑपरेट कर रहा है। और दूसरा ये है कि अब इन्होंने एसर के जितने भी लैपटॉप हैं वो भी इसको ये असेंबल करेगा और हम्म। 1 लाख से नीचे में बेचेगा। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त लैपटॉप की डिमांड ज़्यादा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप भी हों। और ये है कि टीवी की असेंबली भी इनकी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग इसको मुसलसल ग्रोथ में देख रहे हैं। कंपनी ने बड़ी मेहनत की है, और इस मुश्किल वक्त में भी जो ये जो सीकेडी और उसके बाद जो दूसरी जो इन्हीं असेंबल करके इन्होंने अच्छे मार्जिन पे प्रोडक्ट बेची हैं, और ये बड़े अच्छे ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। सैमसंग का भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मुल्क में 4-5 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक हैं। तो ये है कि इनकी सूरत हाल बेहतर ही रहेगी, डिविडेंड भी दे रहे हैं, ये भी बहुत अहम पहलू है। हम्म। सही सर। सरली की कल जैसे कि मटेरियल इंफॉर्मेशन आई थी, तो जिस वजह से आज लग रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन हो गई। और तो क्या लग रहा है आपको सरले में इस वक्त इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट लेना चाहिए या सरले को जो है वो सेल कर देना चाहिए जिसका पास है। देखिए, मजमूई तौर पे सरमायाकारों को ये देखना चाहिए कि मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है। तो हम्म। चूंकि एक तरह से इनको डीरेगुलेट कर दिया गया है, प्राइसेस आप खुद जब दुकानों में आप जाते हैं तो आप खुद देखते हैं कि हर मेडिसिन की, टैबलेट की, सिरप की, इंजेक्शन की जो कीमत है वो बढ़ी हुई होती है हर माह हर माह।
तो आप समझ सकते हैं कि फिर ये कंपनीज जो हैं इनको फिर फायदा ही फायदा है। तो बिलून जितना भी है फार्मा सेक्टर और बिलखुसूस सर्ल, तो इनकी सूरत हाल इसलिए बेहतर रहेगी कि सर्ल ने पहले ही एक ओबीएस का जो लॉस था, इम्पेयरमेंट थी, उसको ले लिया है 2024 के नतायज में 5.2 बिलियन उन्होंने ले लिया है। तो अब ये है कि अब उनके लिए बेहतर सूरत हाल होगी, रेवेन्यू ग्रोथ भी आ जाएगी, और ये जो जैसे प्राइस इफेक्ट है मेडिसिन पे ये भी लेते रहेंगे, तो यहाँ से सर्ल बुरा नहीं है। और इन्वेस्टर्स को जो है वो किसी भी किस्म के रूमर्स में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल कोई तो बनती ही नहीं थी कि कोई एबट जो है वो आगे ले रहा हो सर्ल। कोई दो बिल्कुल मुख्तलिफ सेगमेंट्स की कंपनियां हैं। एबट बिल्कुल एक मुख्तलिफ कंपनी है, सर्ल एक मुख्तलिफ उसमें ऑपरेट करती है। तो ये है कि बहरहाल सर्ल के अपने जो फंडामेंटल्स हैं वो अब ये जो मेडिसिन प्राइसेस ये पास ऑन कर रहे हैं, इससे बेहतर हो जाएंगे। पाक ऑयल फील्ड को थोड़ा ब्रीफ कर दें अगर आपकी नॉलेज में है ये। जी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड का भी नतीजा आया है, इसमें 9 रुपीज़ का जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का नतीजा आया है, और इसमें इन्होंने बलकसर फील्ड का जो एक जो ड्राई का उन्होंने ले लिया है इफेक्ट। बलकसर ड्राई निकली थी। बलकसर बहुत पुरानी फील्ड है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो अब ड्राई निकल आया है, और उसका उन्होंने इफेक्ट यहाँ पे ले लिया है। तो इस वजह से जो है वो तकरीबन 7.7 बिलियन का लिया है उन्होंने। इस वजह से जो नताइज तकरीबन 14-15 रुपए के आने थे वो 9 रुपए के आए। तो ये है कि अगला नतीजा जो होगा सेकंड क्वार्टर का वो बेहतर होगा। बकिया ये है कि हम समझते हैं कि तकरीबन 12 से 13% डिविडेंड यील्ड की कंपनी है पाकिस्तान ऑयल फील्ड। तो यहाँ पे अगर डिप पे मौका मिले तो ये एक अपॉर्चुनिटी को बनाना चाहिए। अगले आने वाले सालों में जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो 10%, 9% होंगे, तो उससे ज़्यादा ही डिविडेंड यील्ड होगा पीओएल का। तो इस प्राइस पे या इससे जो डिप प्राइस जो भी मिले उस पर बुरा नहीं है पाकिस्तान ऑयल पे। सर ऐसा हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि इंडेक्स जो है वो काफी हाई जा रहा है अपने जो है वो काफी जो है वो 2-3 दिन से इंडेक्स हाई है, लेकिन फिर भी जो है लोग नेगेटिव चल रहे हैं। लोग जो है वो काफी लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो ऐसा क्या क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, हमारा जो इंडेक्स है KC 100 का, ये फ्लॉड है। हम्म। इसमें आप एक ही मिसाल ले लीजिए, ये जो मावी पेट्रोलियम का 800% बोनस है, तो उस वक्त जो प्राइस जहां से एक्स हुआ तकरीबन 3600 से, ये एक्स हो के 378 पे खुला। तो मावी तो इतना बड़ा एक्स हो गया 800% बोनस पे, लेकिन इंडेक्स एक्स नहीं हुआ। तो ये इंडेक्स का ये जो लेवल है ये फ्लॉड सा है, और इसका जितने भी बेशुमार बोनसेस और डिविडेंड्स हैं वो इंडेक्स में एक्स नहीं होते। तो इस वजह से इंडेक्स तो ज़्यादा भारी दिखाई देता है, लेकिन लोगों के लॉसेस हैं। यहाँ पावर के अंदर लोगों ने लॉसेस किए हैं, जो एक बहुत ही बॉन्ड लाइक स्टॉक था। इस वजह से सेंटिमेंट इन्वेस्टर का डाउन है, लेकिन इंडेक्स जो है वो ऊपर है। तो इसमें होता यही है कि चूंकि मेजर कुछ हैवी वेट स्टॉक्स जो होते हैं, मसलन हम्म। पाकिस्तान के केस में ओजीडीसी है, या पीपीएल है, या अटक रिफाइनरी जैसे बढ़ा हुआ था, तो या पीटीसी है। तो इस वजह से कि वो चूंकि बढ़ जाते हैं, या फौजी फर्टिलाइजर बढ़ जाता है, तो इस वजह से इंडेक्स ऊपर होता है। लेकिन पब्लिक के हाथ में जो क्वांटिटीज होती है, माल होता है या इन्वेस्टमेंट होती है, वो नीचे जा रही होती है। हम्म। तो ये तो रहेगा। इसमें ये है कि आपको इंडेक्स को इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी कंपनी को या उसकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए। नहीं। सर आप जो है सबसे पहले तो अपने टॉपिक्स बता दिएगा, और इसके अलावा आपको क्या लग रहा है इस वक्त कौन से सेक्टर्स मेन सेक्टर्स हैं जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, इंडेक्स जो ड्राइव करेंगे सेक्टर्स, उसमें एक तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर है, ईएनपी ऑयल एंड गैस, जिसमें से मैंने पीओएल का आपसे जिक्र किया। और इसके अलावा ओजीडीसी पीपीएल, इसकी वजह यह है कि अब इनकी कलेक्शन सुई नॉर्दर्न से बेहतर हो गई है। आप जानते हैं कि सुई नॉर्दर्न के और सुई सदर्न के बिल बढ़ गए, इस वजह से ये पैसे पीपीएल और ओजीडीसी को मिल रहे हैं। और तो इस तरीके से ये ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो ड्राइव कर सकता है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और ऑयल मार्केटिंग की जो कंपनी जैसे पीएसओ है, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में एसएनजीपी, तो ये भी इनके भी वेट होते हैं। तो हम्म। ये भी यहाँ पे, यानी ये जितनी भी कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनीज हैं।
जी। तो इसमें यह है कि ये मार्केट को, इंडेक्स को ड्राइव कर सकती हैं मौजूदा हालात के अंदर। दूसरा या तीसरा सेक्टर जो है जो बेहतर हो सकता है वो फार्मा है। जैसे कि अभी आपने मुझसे सर्ल के बारे में पूछा, हम्म। तो मैंने आपको ये बताया कि प्राइसेस डीरेगुलेट तकरीबन हुई हुई हैं, या पास ऑन होनी है पब्लिक को। तो हम्म। ये है कि ये कंपनीज की सेल्स और कंपनीज के नफ़ों के लिए, फार्मा कंपनीज जो हैं उनके लिए बेहतर होगा। तो ये दो तीन सेक्टर जो हैं वो इस वक्त बहुत अच्छे हैं। मगर ये जो इंटरेस्ट रेट्स भी कम अगर होते हैं मुल्क में, तो फिर फरवरी मार्च के बाद सीमेंट और स्टील सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ये भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी डिप्रेस प्राइसेस पे मिल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है आपको इन पे नज़रें रखनी चाहिए। हम्म। पाकिस्तान जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही चलता है। तो ये है कि मार्च ऑनवर्ड्स अगर हालात ठीक रहे और पीएचडीपी बढ़ गया, तो ये सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, और ये इसके अलावा जो फ्लैट स्टील है, जैसे इंटरनेशनल स्टील जिस सेक्टर में आता है, ये सेक्टर्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। सही। इस पॉइंट पे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई क्वेरी हो तो काइंडली हैंड रेज कर ले या माइक ऑन कर ले। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप सवाल वालेकुम सलाम। रिपीट कर दिएगा जब ये बोलें तो। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन है, दो मेरे स्टॉक्स के मुतालिक क्वेश्चन है। एक एवेंसियन और दूसरा मिलेट रेक्टस। सर मैंने टेक्नोलॉजी में एवेंसियन का पता करना था कि इसका जो नेक्स्ट रिजल्ट है, जो क्वार्टर का रिजल्ट है, वो कैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि सर टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। ये क्यों नहीं चल रहा सर सेक्टर। और दूसरा मिलेट ट्रैक्टर्स का सर क्वेश्चन है कि इसमें वॉल्यूम बन रहा है लेकिन इसकी शेयर की प्राइस नहीं इंक्रीज हो रही, थोड़ा सा बताइएगा। इन्होंने एक तो पूछा एवन। आईटी सेक्टर, हम्म। बिलुमुम, बिलुमुम आईटी सेक्टर इन्होंने पूछा, और एक इन्होंने एवेंसियन का इलेक्ट्रिक। पूछा। जी जी। तो एवेंसियन देखें, ऑटोमेशन की कंपनी है और सऊदी अरब और नाइजीरिया से सारे रेवेन्यूज आ रहे हैं। कुछ लोकल पाकिस्तानी कंपनीज से भी इनके रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो होता यह है कि इनका जो ऑपरेटिंग साइकिल है, कैश साइकिल है, वो काफ़ी बड़ा है। इनको पैसे बहुत देर देर से आते हैं, इस वजह से ये अपने जो क्वार्टरली नताइज अच्छे नहीं दिखा सके हैं। मुमकिन तौर पर शायद सितंबर का नतीजा भी इतना ज़बरदस्त ना हो, लेकिन दिसंबर के नताइज बेहतर हो सकते हैं। तो इस वजह से ये प्राइस इसकी एवेंसियन की नीचे आ गई है। बुरा स्टॉक नहीं है, मगर ये कि थोड़ा सा परेशानी रह सकती है क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिरा है। लेकिन यहाँ से मैं समझता हूँ कि चूंकि सऊदी अरब से रेवेन्यूज हैं, कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरब से है, नाइजीरिया से है, कतर से है, तो आपको ये है कि होल्ड करना चाहिए। तो क्या फिर आपने आईटी सेक्टर का उमूम पूछा, तो आईटी सेक्टर के अंदर सिस्टम लिमिटेड में अब इंटरेस्ट आ सकता है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग्स में बताई हैं, जिसमें कि थोड़ा बहुत हम ये देख सकते हैं कि किसी के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर को इतना ज़बरदस्त चीज़ नहीं है, कोई एआई यहाँ पे लिस्टेड नहीं हुए हुए। तो इस हवाले से कोई आईटी सेक्टर जो है वो पुराने वही सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनीज हैं, तो कोई इसमें इतनी ज़बरदस्त हल्ला बल्लू नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि सिस्टम एक बड़ी कंपनी है अगर हम आईटी सेक्टर के हवाले से देखें। बाकी आपने मिलेट ट्रैक्टर का पूछा, तो मिलेट ट्रैक्टर देखें, जैसे ही इनके एफबीआर के साथ सेल्स टैक्स के मसले ख़त्म होते हैं, तो इनकी प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी आगे आने वाले वक्तों में। और ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कटाई जो होती है वो अप्रैल के आखिर में, मई के शुरू में शुरू हो जाती है। तो उस वक्त तक जो है वो ट्रैक्टर की सेल्स में इजाफा हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि जो मिलेट ट्रैक्टर जो है यहाँ पे बुरा नहीं है, अगर आप इसको वैल्यू स्टॉक के हिसाब से देख रहे हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है। बस ये कि थोड़ा सा ये सेल्स टैक्स के मसाइल एफबीआर से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ परेशानी हो सकती है। अ, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर ले। सही। सर, जो पाकिस्तान में इकोनॉमी जो चल रही है, जो सऊदी जो है वो मिनिस्टर भी आए, विजिट किया उन्होंने, तो क्या स्टॉक मार्केट को ये चीजें अफेक्ट करेंगी फॉर लॉन्ग टर्म? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये देखते हैं कि मटीरियली क्या हुआ, यानी कोई मतलब मुआहदे तय हुए, और ये कि कोई जैसे रेको डेट के हवाले से कोई
पैसों का 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो होगा या नहीं होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरी नज़र है वो ये है कि जो कंपनीज हैं पाकिस्तानी, उन पे सऊदी कंपनीज की या सऊदी इन्वेस्टर्स की नज़र हो सकती है। जैसे अभी आपने कुछ अर्से पहले गो पेट्रोलियम का सुना था, $10 मिलियन का की डील हुई, उन्होंने स्टेक सी लिए। उसके अलावा फिर शेल पाकिस्तान में वाफी एनर्जी ने स्टेक्स लिए। तो अब इस तरह की बहुत सारी खबरें दूसरी कंपनीज में भी आ रही हैं कि हो सकता है कि सऊदी कंपनीज जो हैं वो चूंकि चंद मिलियन डॉलर की पाकिस्तानी कंपनीज मिल रही हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में की इन कंपनीज को वो इंटरेस्ट लें। तो ये फिर ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट पे जैसे कि हमने देखा है, वो हम एक अफेक्ट दे सकते सही सर, सेशन को रैप अप करते मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। टॉपिक्स तो आपने अपनी बता दी हैं। ये बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीक मंडे से मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी। क्या यही प्रेशर रहेगा मार्केट में जो आज जो है वो मार्केट के एंडिंग में था? हैं। देखिए, इस वक्त हुकूमत और अरबाब इख्तियार की यही तैयारी थी कि वो किसी तरीके से तरामीम पास करा लें दोनों हाउसेस से, हम्म। नेशनल असेंबली और सेनेट से। अगर ऐसी कोई सूरत होती है तो हो सकता है कि मार्केट इसका एक असर ले, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो फिर यह है कि मार्केट एक गूनागून कैफियत का कुछ अरसे तक शिकार हो सकती है। मेरा ये मशवरा है कि आपके पास जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, खुसूसन ईएनपी सेक्टर के, वो होने चाहिए। वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के, वो आपको बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कि उनके क्वार्टरली डिविडेंड्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी कलेक्शन बेहतर हो गई है, उनके पास लिक्विडिटी आ गई है। तो ये है कि आपके पास ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं वो हम्म। होने चाहिए। सही। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया। और थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आने वाले सेशन में जो है आपको फिर इनवाइट करेंगे सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।